हेलो, लेट्स डिस्कस अबाउट गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो गुड कंडक्टर हम जानते हैं जिनसे करंट इजीली पास हो सकता है, बैड कंडक्टर जिनसे करंट इजीली पास नहीं हो सकता। बट दिस इज द हाफ ऑफ द स्टोरी, हाफ ऑफ द पिक्चर। एक्चुअल में एक जिसे हम गुड कंडक्टर समझते हैं उसके थ्रू भी हो सकता है करंट पास ना हो इजीली। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। तो मान लिया कि हमारे पास सिल्वर का एक ब्लॉक है। सिल्वर हम जानते हैं बेस्ट कंडक्टर माना जाता है अब तक के नॉन मटेरियल में। एलिमेंटल फॉर्म में अगर हम देखें, वैसे तो अब सुपर कंडक्टर डेवलप किए जा रहे हैं, लेकिन जो नेचुरली अकरिंग है और इनफैक्ट जिसे हम सिंपली अलॉय फॉर्मेशन में बना रहे हैं, तो वहाँ तक जो हमें अभी तक पता है वो है सिल्वर। तो अगर मैं एक सिल्वर का ऐसा पीस लूँ, ऐसा ब्लॉक लूँ जो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन में है 1 मीटर और जिसकी लेंथ भी 1 मीटर है, यानी कि मैं सिल्वर का एक क्यूब ले लेता हूँ, इसे उसकी लेंथ समझ लो, हालांकि वो भी 1 मीटर है, और इसे उसकी हाइट और ब्रेड समझ लो। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो इसका एरिया 1 × 1 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। वेल एक्चुअली मैं नेटवर्क की तलाश में यहाँ आया हूँ और यहाँ शोर काफ़ी है, पर आई होप इससे ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगी नहीं। और लेंथ भी इसकी 1 मीटर है। तो इसका रेजिस्टेंस, कुछ वजह है कि मुझे इसका एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पता है। अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऐसा मैंने कोई पीस ले लिया जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और जिसकी लेंथ 1 मीटर है, तो जब हम इसके थ्रू करंट फ्लो कराएंगे तो ये जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो बहुत ही कम रेजिस्टेंस होगा। ये रेजिस्टेंस होगा 1.59 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻8 ओम। ये बहुत ही नेग्लिजिबल करंट है और रेजिस्टेंस है। लेकिन नाउ प्लॉट ट्विस्ट। अब मान के चलिए कि मैं इस ब्लॉक को, इस क्यूब को लेंथ के अलॉन्ग स्ट्रेच करता हूँ और इसकी लेंथ को डबल कर देता हूँ, तो इसके वॉल्यूम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर मैंने इसकी लेंथ को 2 मीटर कर दिया तो इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना होगा, इसका एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। शुरुआत में इसकी लेंथ थी 1 मीटर और एरिया भी था 1 मीटर स्क्वायर, मिला के हो जाएगा 1 मीटर क्यूब। मैंने अगर इसकी लेंथ ले ली 2 मीटर तो वॉल्यूम तो 1 मीटर आना चाहिए, तो इसका अब एरिया हो जाएगा वॉल्यूम अपॉन लेंथ, यानी कि 1/2 मीटर स्क्वायर। यानी कि एरिया अगर मैं लेंथ डबल कर देता हूँ, पहले 1 थी मैंने उसे 2 कर दिया, तो एरिया 1/2 हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करो तो वॉल्यूम अभी भी 1 मीटर क्यूब आएगा। इसी तरीके से अगर मैं लेंथ 3 मीटर कर देता हूँ तो जाहिर सी बात है, क्योंकि वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब पे बना रहेगा, तो एरिया 1/3 मीटर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो मैं डायरेक्टली ये कह रहा हूँ कि मैंने इस ब्लॉक से इसे खींच के या इसे मेल्ट करके रिकास्ट किया और मैंने इसकी 100 मीटर लंबी वायर बना दी, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1/100 मीटर स्क्वायर होगी। एंड एज द मैटर ऑफ फैक्ट इसका रेजिस्टेंस अब इतना नहीं रहेगा, इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया है और इसकी बदले में लेंथ ज़्यादा हो गई है। तो ज़्यादा लेंथ मतलब ज़्यादा अपोज, और कम एरिया तो और ज़्यादा अपोज। तो रिमेंबर, जो अब नया रेजिस्टेंस इसका होगा, अब ये वाला रेजिस्टेंस नहीं होगा, जो नया रेजिस्टेंस है उसमें देखा जाएगा कि कितने गुना चेंज आया है, तो 100 गुना चेंज आया है। तो जो नया रेजिस्टेंस होगा, ये याद रखना, एक फॉर्मूला है, ये कहाँ से निकलता है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। आप सिंपली से याद रख लो कि न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू n स्क्वायर ओल्ड रेजिस्टेंस। n वो फैक्टर है जिससे हमने लेंथ को इंक्रीज़ किया है, और साइड वाइज वो जो एरिया होगा वो सिकुड़ के उतना ही गुना कम हो जाएगा। तो मैंने 100 गुना की बात कर रही है, लेंथ 100 गुना बढ़ी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 100 गुना घटा, तो जो नया रेजिस्टेंस होगा वो 100 का स्क्वायर, और आर ओल्ड की वैल्यू ये थी, मल्टीप्लाइड बाय 1.59 इंटू 10⁻⁻8। ये 10⁻+4 हो जाएगा, ये 10⁻⁻8। तो नया रेजिस्टेंस ये बढ़ गया है। जो नया रेजिस्टेंस है ये, आप देख रहे होंगे पावर कम हो जाएगी, लेकिन ये पावर कम नहीं हुई है, वैल्यू बढ़ गई है, नेगेटिविटी कम हो गई, इतना ओम रेजिस्टेंस बढ़ गया। अब मान के चलिए मैंने उसकी लेंथ को 100 मीटर के बजाय 100 किलोमीटर कर दिया। थोड़ा हाइपोथेटिकल लग रहा है, लेकिन ऐसा समझिए कि मैं उसको किसी लकड़ी पे लपेट रहा हूँ, जैसे आपने वायर्स के रोल्स देखे होंगे।
तो देखते हैं। तो अब मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने अब जो लेंथ ली है वो लेंथ बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा हो गई और मैंने वो 10 किलोमीटर ली है। एल इक्वल टू 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर का मतलब है 10 टू द पावर 4 मीटर। तो यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर 10 की पावर 4 आ गया, क्योंकि उसका एरिया भी इतना ही गुना कम हो गया होगा। तो अब जो नया रेजिस्टेंस होगा वो होगा 10 टू द पावर 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1.59 इंटू 10 टू द पावर -8। यह आया 1.59 ओम। अब तो मैं कह रहा हूँ कि आपका ये थोड़ा हाइपोथेटिकली हो जाएगा। ये मान लीजिए कि मैंने उस वायर को 1000 किलोमीटर लंबा खींच दिया। आप खुद भी सोच सकते हैं उससे इतनी लंबी वायर निकल सकती है। वो कितना बड़ा क्यूब, 1 मीटर क्यूब का क्रॉस सेक्शन है उसका, मतलब जो हमने शुरू में लिया था 1 मीटर लेंथ साइड्स वाला, वो एक बड़ा क्यूब है। तो उससे इतनी लंबी वायर बन सकती है। तो अब मैंने जो लेंथ ले ली है वो लेंथ हो जाती है L इक्वल टू 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर है तो 30 और मीटर, तो एरिया इतने ही गुना कम हो गया होगा। ओके, अब थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। ये हो गया, इसे मैं लिख रहा हूँ 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर टाइम्स 1.59 इंटू 10 की पावर -8। ये हो गया 12 और 4 1.59 इंटू 10 टू द पावर 4 ओम। ओके, शुरुआत में जब वो 1 मीटर का क्यूब था तो रेजिस्टेंस था 1.59 इंटू 10 की पावर -8 ओम। अब मान के चलिए हमारे पास एक सिंपल ड्राई सेल, जो छोटी सी बैटरी होती है, छोटा सेल होता है, उससे हमने इस पर कनेक्ट कर दिया। उस सेल का वोल्टेज, थोड़ा सा साइंटिफिकली कहूँ, पोटेंशियल EMF 1.5 वोल्ट है। तो इस सर्किट में जो करंट जाएगी V/R 1.5 अपॉन 1.59 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -8। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0.9 इंटू 10 की पावर 8 एम्पियर करंट आ जाएगा, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ करंट है, वो मेल्ट कर देगा। सी दिस। तो ये गुड कंडक्टर है। अब हम वापस आते हैं, ये जो हम निकाल चुके हैं इसे उस फॉर्मूले में रखते हैं। तो अब क्या हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो ये है, जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो 1.5 वोल्ट है। I इक्वल टू V अपॉन R 1.5 अपॉन 1.59 इंटू 10 टू द पावर 4, 0.9 इंटू 10 टू द पावर -4 एम्पियर, जो कि अपने आप में बहुत ही कम करंट है। तो वही चीज़ अब बैड कंडक्टर बन गई। पर क्या हम सिल्वर को बैड कंडक्टर बोल सकते हैं? नहीं। एक्चुअल में ये जो पार्ट है सिल्वर से बनी हुई, ये जो वायर है जो 1000 किलोमीटर लंबी है, ये करंट के रास्ते में ज़्यादा पोजीशन ऑफर कर रही है। और जबकि ये जो ब्लॉक था 1 मीटर एजेस वाला एक क्यूब था, ये बहुत ही कम अपोज कर रहा है और बहुत लार्ज करंट अपने से फ्लो करवा रहा है। तो फिर जब हम एक ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री चेंज कर दे रहे हैं तो उसका कंडक्शन लेवल, वो कैसे कंडक्ट करेगा, करंट को कितना इजीली फ्लो होने देगा, कितना इजीली फ्लो नहीं होने देगा, ये चीज़ बदल जा रही है। इसका मतलब गुड कंडक्टर या बैड कंडक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कोई और चीज़ की ज़रूरत है। तो यहाँ पे एक टर्म आता है जिसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, जो कि उसके मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है। मैंने आपको टॉपिक के स्टार्टिंग में कहा कि एक क्यूब है हमारे पास सिल्वर का बना हुआ, और उसका अगर मैं 1 मीटर एज का क्यूब लूँ तो ये जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ये रेजिस्टेंस ऑफर करेगा 1.59 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम। ये इतना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। अब इसी सारी बात को मैं एक दूसरे ढंग से कहता हूँ कि जो सिल्वर है, मैं उसके क्यूब या उसकी वायर की बात नहीं कर रहा हूँ, सिल्वर की रेजिस्टिविटी 1.59 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टिविटी है, कोई और प्रॉपर्टी है।
जिसके दम पे ये कभी चेंज नहीं होगी। ये असल में 20 डिग्री सेल्सियस पे मेज़र की गई वैल्यू है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा, टेम्परेचर घटेगा तो ये डिक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन 20 डिग्री सेल्सियस पे ये हमेशा यही रहेगा। और इसे देख के हम पता लगा सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट से उसका अगर हम कोई डिवाइस बनाएं तो उससे कितनी ईजिली करंट फ्लो हो सकता है, कितनी ईजिली नहीं हो सकता। जैसा मैंने यहाँ पे आपको एक वायर दिखाई जो कि 1000 किलोमीटर लंबी थी, सिल्वर की वो 1000 किलोमीटर लंबी वायर लगभग 10 की पावर 4 ओम का रेजिस्टेंस ऑफर कर रही थी। लेकिन एक और सरप्राइजिंग बात, अगर वही वायर में जो हीटर की तार होती है नाइक्रोम की बनी हुई वो ले लेता, तो ये जो हमें रेजिस्टेंस 10 की पावर 4 के लगभग दिखा, वही रेजिस्टेंस 10 की पावर 6 से भी ज़्यादा हो जाता। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ इस रेजिस्टिविटी के बारे में। सबसे टॉप पे है सिल्वर, जिसकी रेजिस्टिविटी 1.59 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर है। उसके बाद आता है कॉपर। कीमत में दोनों के ज़मीन आसमान का अंतर है, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के नज़रिए से देखें तो दोनों ऑलमोस्ट सेम तरह की प्रॉपर्टी रखते हैं। ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में, 0.09 का डिफरेंस आ रहा है। तो फिज़िक्स के जानकार जो बच्चे हैं वो अपने लिए कॉपर के गहने बनाएं, क्योंकि रेजिस्टिविटी सिल्वर के ही लगभग बराबर है। अनयील्ड कॉपर, ये टेम्परेचर उसको कूलिंग से रिलेटेड होता है, ये भी ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। गोल्ड रेजिस्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है, एल्यूमिनियम इसकी रेजिस्टिविटी और भी ज़्यादा है, कैल्शियम 3.36, ये बढ़ती जा रही है रेजिस्टिविटी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये बैड कंडक्टर हैं, ये सारे के सारे गुड कंडक्टर हैं। कैल्शियम, टंगस्टन वही मेटल जिसका बल्ब के फिलामेंट बनते हैं। जिंक ये बढ़ते जा रहे हैं, निकेल, लिथियम, आयरन 10 की पावर -7, प्लैटिनम और बढ़ गया, टिन और बढ़ गया, कार्बन स्टील जिसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है, लेड 2.2 10 की पावर -7, टाइटेनियम, ग्रेन ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील, ये अलग अलग तरह के स्टील होते हैं। ऑलमोस्ट 10 की पावर देखेंगे तो सब सेम ही है। मैंगनीन, ये मैंगनीन जो मेटल होती है, जैसे मैंने हीटर की तार कही थी, तो ये ज़्यादा रेजिस्टिविटी की वायर होती हैं। ऐसी कॉन्स्टेंटन ज़्यादा रेजिस्टिविटी की वायर है, वैसी मर्क्यूरी इसकी भी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है। नाइक्रोम, ये आ गई वो वायर। अब तो ऐसा भी नाइक्रोम मेटल बना दिया गया है जिसकी रेजिस्टिविटी 10 की पावर लगभग -5 तक चली गई है। ये GaAs, ये एक अलॉय है गैलियम आर्सेनाइड, इसकी रेजिस्टिविटी ये वेरी करती है, ये इनके मिक्सचर, इनके कॉम्पोजिशन और बहुत से फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो 10 की पावर -7 से 10 की पावर -3, 10 की पावर माइनस में जितनी कम होती जाएगी, जितना ये कम वैल्यू होगी उतनी ये ज़्यादा, 10 की पावर जितनी कम होगी उतनी ओवरऑल वैल्यू ज़्यादा होगी। कार्बन की रेजिस्टिविटी ये और बढ़नी शुरू हो गई। ग्रेफाइट, कार्बन और ग्रेफाइट दोनों में डिफरेंस देखो, ग्रेफाइट की रेजिस्टिविटी बहुत कम है, कार्बन की ज़्यादा है। डायमंड, ये तो ज़मीन आसमान का अंतर आ गया, इसलिए डायमंड एक बैड कंडक्टर है क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ही ज़्यादा है। जर्मेनियम, सी वाटर, लोग सी वाटर को गुड कंडक्टर मानते हैं, यहाँ देखिए उसकी रेजिस्टिविटी कितनी ज़्यादा है। ड्रिंकिंग वाटर उसकी रेजिस्टिविटी भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ लोग ये कहेंगे कि तो फिर हमें पानी से करंट क्यों लगता है। एक्चुअली रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उसके थ्रू जो करंट हमारी बॉडी में आता है वो इतना काफ़ी होता है कि हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसे अफेक्ट कर सके और हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सके। वुड, डैम्प, वो 10 की पावर 3, इवन ह्यूमन बॉडी का भी की रेजिस्टिविटी भी इतनी होती है, 10 की पावर 3-4 के लगभग। डीआयनाइज्ड वाटर, मतलब जिसमें कोई आयंस नहीं है, डिस्टिल्ड वाटर कह सकते हैं, 10 की पावर 5, बहुत ही ज़्यादा बैड कंडक्टर। ग्लास 10 की पावर 10 से 10 की पावर 14, ये बहुत ज़्यादा बैड कंडक्टर हो गए जितनी रेजिस्टिविटी बढ़ रही है। हार्ड वाटर, सल्फर, एयर इज़ ऑल्सो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पैराफिन एक इन्फॉर्मेशन इसमें दे दूँ, जो हमारे जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं उनके अंदर पैराफिन डाला रहता है, वो एक ऑयल सा रिलीज़ करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा, तो वो एक्चुअली पैराफिन ही होता है। ये इतनी हाई रेजिस्टिविटी है कि अगर कहीं कोई फॉल्ट आ भी गया ट्रांसफार्मर के अंदर तो कोई इलेक्ट्रिकल लीकेज नहीं होगा, करंट का लीकेज नहीं होगा। फ्यूज्ड क्वार्ट्ज, ये भी बहुत हाई वैल्यू है। PET, आई डोंट नो कौन सा कंपाउंड है ये। एंड टेफ्लॉन 10 की पावर 24 तक, तो ये ज़्यादा रेजिस्टिविटी, अब से हम गुड कंडक्टर उसे कहेंगे जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी, और बैड कंडक्टर या इंसुलेटर उसे कहेंगे जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जिन सब्सटेंसेस की रेजिस्टिविटी 10 टू द पावर 4 से ज़्यादा है, वैसे कॉमनली 10 टू द पावर 10 से ज़्यादा कहनी चाहिए, बट 10 टू द पावर 4 से ज़्यादा जिनकी रेजिस्टिविटी है वो बैड कंडक्टर होते हैं, और 10 टू द पावर -6 या उससे कम जिनकी रेजिस्टिविटी होती है वो कंडक्टर्स होते हैं या गुड कंडक्टर्स होते हैं। इसके बीच में जो होते हैं वो सेमी कंडक्टर्स होते हैं। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम से अगर गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है तो आप ये तो बोलिए ही कि जिनसे करंट ईजिली पास हो सकता है, लेकिन साथ में एडिशनल ये जोड़ो कि जिनकी रेजिस्टिविटी कम होती है, जिनकी रेजिस्टिविटी 10 टू द पावर -6 या उससे कम होती है ओम मीटर के ऑर्डर में, वो गुड कंडक्टर होते हैं, और जिनकी रेजिस्टिविटी 10 टू द पावर 4 ओम मीटर से ज़्यादा होती है वो बैड कंडक्टर होते हैं या इंसुलेटर होते हैं। दैट्स ऑल, बाय बाय।